हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो वही खुश होंगे आप लोग। अब तो किंग कोहली ने भी सेंचुरी मार दी अपनी 77 सेंचुरी, वो भी पाकिस्तान के सामने। और बहुत बड़ी जीत मिली है हमें, तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना? तो शुरू करते हैं आज अपन। तो आज हम लोग बात करेंगे G20 की। बड़ा चर्चित विषय रहा है अभी G20। और चर्चित इसलिए रहा है कि G20 की जो वर्तमान में अध्यक्षता है वो भारत को मिली है इस साल। और अध्यक्षता को क्या बेहतरीन तरीके से बुनाया है भारत ने इस मौके को। और विश्व की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, उन देशों के प्रतिनिधि भारत आए हैं। और जो सराहना उन्होंने भारत में G20 की अध्यक्षता की है, वो भी अतुलनीय है। तो आज हम उसी एक प्राउड मोमेंट के बारे में बात करेंगे, G20। तो G20 के अपन इतिहास से लेकर और G20 का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत में इसकी अध्यक्षता हुई है, भारत ने जिस अभी जो वर्तमान शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या थीम है, और क्या क्या उसके मुख्य बिंदु हैं, उन सभी पे अपन बात करेंगे। G20, आपको पता है G20 की फुल फॉर्म क्या है? पहले अगर आपसे सीधा ये पूछ ले, आप G20 पे अच्छा भला ज्ञान दे रहे हो और कोई आपसे पूछ ले कि G20 की फुल फॉर्म क्या है भैया, तो G20 मीन्स ए ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 यानी कि 20 का समूह है। 20 का समूह है। अच्छा, 20 का समूह है मतलब, 20 का समूह मतलब इसमें ऐसे 20 कंट्रीज़ है, ऐसे 20 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, 20 ऐसे बिगेस्ट जीडीपी हैं, विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, जो विश्व की जो टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी जो है, उस जीडीपी का 85% होल्ड करते हैं, या एक तरफा 85% जो जीडीपी है उस पे इनका अधिकार है। इनकी जो टोटल व्यापार है विश्व का, उसका 75% जो व्यापार है, ये 20 जो देश हैं, ये 20 देश होल्ड करते हैं। और विश्व की जो टोटल जनसंख्या है, उसके 2/3 जो जनसंख्या है, वो इसी G20 देशों में निवास करती है। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा ये समूह है G20, ग्रुप ऑफ 20। इसमें विश्व की जो कुल जीडीपी है उसका 85% जो हिस्सा है, वो ये 20 देश कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं। विश्व की जो टोटल व्यापार है उसका 75% जो व्यापार है, वो ये 20 देश जो है ये होल्ड करते हैं। विश्व की जो दो टोटल संख्या है, जनसंख्या है, उस टोटल जनसंख्या का 2/3 जो सदस्य हैं, जो टोटल जनसंख्या उसका 2/3 जो हिस्सा है, वो इस G20 देशों से संबंधित है। तो आप समझिए कितना बड़ा ये समूह है। थोड़ा सा अगर इसके इतिहास की बात करें, तो G20 जो है, G20 की स्थापना क्यों की गई? हुआ ये कि 1997 का कुछ दौर था। आपको पता होगा 1991 में भारत में आर्थिक मंदी आई, और हालात ये हो गए कि उस टाइम पे यूएस ने भारत को कर्जा देने से माफ़ कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। क्योंकि पूछा क्यों नहीं देंगे? तत्कालीन जो अपने वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जब प्रतिनिधित्व करने गए, जब कर्जा लेने गए, तो यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया। और पता है उन्होंने हवाला क्या दिया? उन्होंने हवाला ये दिया कि आपकी जो जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो अपना आपका जो कंट्री का स्ट्रक्चर है ना, जो सार्वजनिक हितों का है, या सार्वजनिक क्षेत्र में या पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, जो भी आपका उम, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है। यानी कि आप पब्लिक जो पॉलिसीज़ है ना, उन पे कम डिपेंडेंट हो। यानी कि जो पब्लिक फिगर है ना, उनको आप कम प्रोत्साहन कर रहे हो। आप सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए कि इनको प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि लोगों लोगों का जो है वो रुझाव बढ़ेगा इनकी ओर। ठीक है? और यही आपकी जो डेमोक्रेसी, आपकी जो जीडीपी है, उसमें डिक्लाइन का कारण भी क्या है कि आपका जो एक तरफ़ा गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है ना, सार्वजनिक और पब्लिक सेक्टर में हर जगह, गवर्नमेंट का जो एकाधिकार है ना, वही कारण है कि आपकी जीडीपी लगातार डाउन जा रही है, और इस डाउन जाती हुई जीडीपी के कारण हम आपको लोन नहीं देंगे। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया मनमोहन सिंह जी ने, और पूरा अध्ययन करके मनमोहन सिंह ने भारत में एलपीजी का एक एलपीजी का एक जो मेथड है वो उन्होंने लागू किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का उपयोग करते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी पूर्णतः गवर्नमेंट के साथ उन्होंने प्रोत्साहन दिया। गवर्नमेंट से उनको आर्थिक सहायता दिलवाई, और गवर्नमेंट सेक्टर में ही प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको पूरी तरीके से, जैसे रोडवेज़ वगैरह है, इनका पूरा एकाधिकार था। पहले गवर्नमेंट चलाती थी सारे। तो इन्होंने प्राइवेट बसेज़ हुई, प्राइवेट जितने भी गवर्नमेंट थे उनके एक्स्ट्रा प्राइवेट सेक्टर्स में उसको अलग से जगह दी। और यही कारण हुआ कि आगे चल के भारत की जो इकोनॉमी है धीरे-धीरे वापस डेवलप होने लगी। ओके, तो ये तो रही पहले पहले कुछ की बात। 1997 में, जब 1997-98 में जब यूएस में, अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर आया, तब यूएसए में बहुत भयंकर आर्थिक संकट पड़ा। 1997-98 में जब भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आया, तब यूएसए को ये लगा कि हमें विश्व स्तर पर कुछ ऐसा मंच स्थापित करना चाहिए, जैसे अगर कभी भी ऐसी अगर कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए कि विश्व में पूर्णतः आर्थिक मंदी का दौर आ जाए, तब हमें सहायता एवं सलाह के लिए हमें एक ऐसा मंच स्थापित करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल का हो, जिसमें बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसी शामिल हो, बड़े-बड़े देश शामिल हो, बड़ी-बड़ी शक्तियाँ शामिल हो। तो इसके लिए इसकी जो पृष्ठभूमि है, उन्होंने G20 की पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू कर दिया। 2008 में आपको पता है, पहले 1999 में G20 की स्थापना की इन्होंने, G20 की स्थापना की 1999 में, G20 की इन्होंने स्थापना कर दी। 1999 में स्थापना करने के बाद भी आप ये देखिए, इसका शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, इसका सम्मेलन नहीं हुआ। 1999 में इसकी स्थापना की, इसके प्रोविज़न्स है उनको बदलते गए, उसमें सारे जो प्रोविज़न्स थे उनको एकदम अच्छे से उन लोगों ने अच्छे से उन्होंने
जो जितने भी इसके प्रोविजंस थे उनको अच्छे से इन्होंने हैंडल किया, और सारे जो प्रोविजंस थे उनको लागू करने के बाद इन्होंने पहला शिखर सम्मेलन 2008 में किया। और 2008 में पहला शिखर सम्मेलन इसका कहाँ हुआ? पहला शिखर सम्मेलन इसका कहाँ हुआ? तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ इसका वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, और ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में है। तो 2008 में जो है इसकी पहली बार अध्यक्षता किसको मिली थी? अमेरिका को मिली थी। किसकी? G20 की। और कहाँ मिली थी? वॉशिंगटन डीसी में इसकी क्या हुई थी? बैठक। जैसे अभी दिल्ली में हुई है, भारत को अध्यक्षता मिली है लेकिन इसकी बैठक कहाँ हो रही है? दिल्ली में। वैसे ही वॉशिंगटन डीसी जो है, वॉशिंगटन डीसी में यूएसए को प्रतिनिधित्व मिला, और वॉशिंगटन डीसी में इसकी क्या हुई? अध्यक्षता 2008 में, जो इसका पहला शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। और G20 जो है उसकी पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यूएसए में। और यूएसए में उसकी बैठक कहाँ हुई? तो वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका वर्तमान समय तक भी कोई भी मुख्य जो मेन हेडक्वार्टर है या स्थायी जो इसका हेडक्वार्टर है, वो स्थायी मुख्यालय इसका है ही नहीं। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है G20 का, आपको ये बता दूं मैं। कोई भी क्या है? स्थायी मुख्यालय नहीं है। दूसरी बात, इसके जो कर्मचारी है वो अस्थायी है, यानी कोई स्थायी कर्मचारी भी नहीं है, अस्थायी कर्मचारी है। कर्मचारी भी इसके स्थायी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इंटरनेशनल मंच है। लेकिन यह कार्य जो करता है ये अनौपचारिक रूप से कार्य करता है। किस रूप में? अनौपचारिक रूप से कार्य करता है, यानी कि औपचारिक कार्य नहीं करता, ये अनौपचारिक रूप से कार्य करता है। यानी कुछ विशेष परिस्थितियां हो गई, जैसे आर्थिक मंदी की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तो उन परिस्थितियों में ये कार्य करेगा। आगे बात समझ में? यानी कि इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, इसके स्थायी कर्मचारी भी नहीं होते हैं, अस्थायी कर्मचारी होते हैं। दूसरी बात, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और तीसरी बात, ये अनौपचारिक संस्था है, अनौपचारिक रूप से कार्य करती है। ठीक है, लेकिन इसके जो कर्मचारी है, इनके कर्मचारियों का स्थायित्व कब लागू हुआ? लागू आज तक इसके मतलब इसके ना तो कोई मुख्यालय है इसका, कोई आज तक ना इसका मुख्यालय हुआ है, स्थायी मुख्यालय। ठीक है, और दूसरी बात, ये एक इंटरनेशनल मंच है, अनौपचारिक रूप से कार्य करता है। लेकिन ऐसा बताया गया कि इसके जो कर्मचारी हैं उनको आप स्थायित्व दीजिए, कि उनको स्थायी कर्मचारी बनाइए। तो 2009 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ था आपको पता है? 2009 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। इसका सेंट पीटर्सबर्ग में इसका जब दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग में इसका जब दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ, तब ये बात की गई कि आप इनके कर्मचारियों को स्थायी कीजिए, आप इनके कर्मचारियों को स्थायी कीजिए। लेकिन इनके जो कर्मचारी हैं वो अब तक ये प्रावधान लागू नहीं हुआ है, अब तक ये प्रावधान लागू नहीं हुआ है। यानी कि इनके जो कर्मचारी हैं आज दिन की स्थिति तक भी स्थायी नहीं है, ना तो इनके स्थायी कर्मचारी हैं। ये एक औपचारिक रूप से कार्य करता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, और इसका मुख्यालय भी स्थायी नहीं है, यानी एक भी इसका स्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। अच्छा, इसके जो सम्मेलन होते हैं वो रोटेशन पॉलिसी पे होते हैं, आपको पता है? इसके जो इसके जो इसके जो भी सम्मेलन होते हैं ना, शिखर सम्मेलन, वो किस में होते हैं? रोटेशन पॉलिसी में होते हैं। यानी कि इसकी जो प्रेसिडेंसी मिलती है वो रोटेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलती है। रोटेशन पॉलिसी यानी जिसको पहली बार मिली हुई है, पूरे 20 सदस्यों तक सबको एक एक बार मिलेगी, फिर उसके बाद 20 से वापस पहले से स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये होती है रोटेशन पॉलिसी। आपको पता है इसमें ट्रायो का सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है? ट्रायो का सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। ट्रायो का सिस्टम काम करता है, क्या काम करता है? ट्रायो का सिस्टम। अब ये ट्रायो का सिस्टम क्या है भाई? इस ट्रायो का सिस्टम में क्या होता है? देखो, इस ट्राइको सिस्टम में क्या होता है कि पहले से 3 सदस्य तय होते हैं। आने वाले जो 3 सालों में जो जिन कंट्रीज़ को अध्यक्षता मिलने वाली है, वो पहले से 3 नाम सजेस्ट कर दिए जाते हैं। जैसे 2022 का जो अध्यक्षता मिली थी, वो मिली थी इंडोनेशिया को, और इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी? बाली में। बाली में कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अच्छा, 2023 वाली जो अभी वर्तमान में चल रही है, 2023 वाली, वो किसके पास है? वो भारत के पास है भाई। तो 2023 वाली किसके पास है? इंडिया के पास। और वो कहाँ बैठक चल रही है? दिल्ली में? नई दिल्ली में बात। अब 2024 वाली जो बैठक है वो कहाँ आयोजित होने वाली है भाई? तो 2024 वाली भी इंपॉर्टेंट है, और 2024 वाली होने वाली है ब्राज़ील में। कहाँ होने वाली है? ब्राज़ील में। तो ये ट्राई का सिस्टम है कि जो अंतिम बैठक होती है, जैसे पहले अभी 3 ये हमें अभी 3 पता है कि तीनों ये बैठकें यहाँ होने वाली है अगले 3 सालों की। तो 2022 वाली हो गई, ठीक है, 2023 वाली चल रही है इंडिया में, और 2024 वाली कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी, ब्राज़ील में। और जो ये 2024 वाली बैठक जिस समय चलेगी, इसी का सम्मेलन चलेगा, उसी समय अगले 3 वर्षों के जो अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम भी सजेस्ट कर दिया जाएगा, उनका नाम भी बता दिया जाएगा कि अगले 3 साल इन कंट्रीज़ में ये शिखर सम्मेलन होने हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके आगे। अच्छा, इसके सदस्य कितने वर्तमान में? अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में, तो आज की डेट में जो भारत में अध्यक्षता हुई है, तो भारत में अध्यक्षता के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये अध्यक्षता हुई है, इस अध्यक्षता में एक सदस्य को और जोड़ा गया है, एक सदस्य को और जोड़ा गया है। पहले इसके सदस्य थे 19+1, और ये एक कौन सा था? यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन इसको अलग से पढ़ते हैं, बाकी सारी कंट्रीज थी। तो टोटल कितने थे ये? 20 थे, और आज दिन में ये +1 करके कितने हो गए? 21 हो गए। अब 21 में +1 जो करा है वो कौन सा है? तो +1 जो करा है वो एयू है। एयू बोले तो अफ्रीकन यूनियन, और इसमें लगभग अफ्रीका की 55 प्लस कंट्रीज इसमें शामिल है, लगभग 55 प्लस कंट्रीज इसमें अफ्रीका की शामिल है। अच्छा, जैसे यूरोपियन संघ है, वैसे क्या है? अफ्रीकन संघ। ठीक है, अफ्रीकन संघ। तो आपसे पूछ ले कि पहले G20 की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो G20 से सीधा स्पष्ट हो रहा है, 20 यानी 20 सदस्य थे, जिसमें 19 देश थे, और एक क्या था? 19 देशों के अलावा एक क्या था? यूरोपियन संघ। और आज के दिन कितना है G20? तो ये G20 से हो गया G21, जो अपना थंबनेल है आज के दिन का, कि G20 है या G21। तो अब G20 कितना हो गया? G21। तो उसमें जोड़ा किसको गया है? अफ्रीकन
यूनियन को जोड़ा गया, एयू को जोड़ा गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये कंट्रीज़ याद कराऊँ पूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें कंट्रीज़ है, तो पूरे-पूरे अपन को 19 आज के दिन में 19 देश और प्लस 2 संघों को अपन को याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको 2 संघ याद कराता हूँ। अफ्रीकन यूनियन, ये टोटल कितने हो गए? 21, तो ये अपन को 21 याद करने हैं। मैं आपको याद कराता हूँ, देखो, ये 19 19 प्लस 2 ये 21 हो गए, ठीक है? ये अपन को पूरे याद करने हैं, ये 21 अपन को याद करने हैं, ठीक है? तो मैं आपको याद कराता हूँ, देखो, पहले आपको एशिया के याद करने हैं, किसके? एशिया के। एशिया के कौन-कौन से हो गए? एशिया का सबसे पहले आपको याद करना है, सबसे बड़ा चाइना, फिर उसके बाद में इंडिया, इंडिया के बाद में जापान, इंडिया के बाद में जापान, जापान के बाद में साउथ कोरिया, कौन सा हो गया? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के बाद में हो गया अपना सऊदी अरब, सऊदी अरब, और सऊदी अरब के अलावा एक हो गया इंडोनेशिया, इंडिया से क्या हो गया? इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के अलावा क्या हो गया? टर्की। आप जोड़ लीजिए, 7 कंट्रीज़ होंगी जो टोटल किससे होंगी? एशिया से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सातों कंट्रीज़ किससे हैं? एशिया से। तो एशिया से कितनी कंट्रीज़ है अपनी? 7। अब अपन बात करते हैं अपनी यूरोप से कितनी कंट्रीज़ है? यूरोप से, तो यूरोप से एक तो अपना ईयू है, यूरोपियन संघ, टोटल मिला के 6 हैं। एक इसके अलावा यूके है, यूके में आपको पता है कौन-कौन से देश शामिल है? यूके, यूके बोले तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन में एक तो अपना इंग्लैंड शामिल है, उसके अलावा वेल्स शामिल है, और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। यानी कि 3 कंट्रीज़ जो है वो शामिल है, और वो तीनों मिलके क्या बनाती है? यूके। यूके के अलावा जर्मनी, यूके के अलावा जर्मनी, उसके अलावा इटली, इसके अलावा फ्रांस, कौन सा हो गया? फ्रांस। एक हो गया अपना रशिया, एक कौन सा हो गया अपना? रशिया, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया 5, और एक ये हो गया यूरोपियन संघ, ये कितने हो गए? टोटल 6। ओके, इसके अलावा अपन बात करें आगे, तो अपने को अमेरिकन महाद्वीप, जो नॉर्दर्न अमेरिका है, साउदर्न अमेरिकन महाद्वीप है, उसके बात करनी है। तो नॉर्दर्न अमेरिका में यूएसए हो गया, मेक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, मेक्सिको हो गया, उसके अलावा कनाडा हो गया, क्या हो गया? कनाडा हो गया। उसके अलावा एक कौन सा हो गया अपना? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और उसके अलावा एक हो गया अपना ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील। तो ये टोटल कितनी कंट्रीज़ है? 5। तो अपन ने 7 और 5 कितनी हो गई? 12, और 12 और 6 अपन ने पढ़ी यूरोप में, कितनी हो गई? 18। इसके अलावा, देखेंगे अपन, एक हो जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया, कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। एक कौन सा हो जाता है अपना? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अपना अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है? तो ये अपनी कंट्रीज़ है। इसके अलावा एक है साउथ अफ्रीका, कौन सा है? साउथ अफ्रीका। आपको ये अलग से क्यों याद रखने हैं? और आपको यूरोपियन यूनियन भी इनके साथ ही याद रखना है। आपको ये अलग से क्यों याद रखने हैं? क्योंकि अफ्रीकन महाद्वीप में पहले साउथ अफ्रीका ही कंक्लूड किया गया था। सिर्फ एक ही देश था अफ्रीकन महाद्वीप से जिसको G20 में शामिल किया गया था, वो था कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन देशों का एकमात्र अफ्रीकन जो महाद्वीप है उसका एकमात्र देश था जो शामिल था G20 में। आज के दिन में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल कर दिया गया, तो अब टोटल 2 अफ्रीकन जो प्रतिनिधित्व है वो शामिल है। इसमें प्रतिनिधि शामिल है, एक यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन है जो कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, और एक साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन संघ है, जो कंप्लीट यूरोपीय देशों का लगभग एक संघ है, वो यूरोपियन यूनियन बीच में शामिल है। अब अपन इनको शॉर्ट में याद करते हैं टोटल सबको। ओके, शॉर्ट में कैसे याद करेंगे अपन? देखना आप, अभी अपन इसको शॉर्ट में याद करते हैं पूरे को। शॉर्ट में कैसे याद करेंगे अभी आप देखना। पहले अपन एशिया की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था? एशिया में सबसे पहले चाइना को याद रखो आप, सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब साइज वाइज सबसे बड़ी कंट्री है आप देखेंगे तो। अगर आप सी के बाद में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना आई, इंडिया, इंडिया, ठीक है? इंडिया। आई से आप याद रखो इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया। आई के बाद क्या आता है? जे, तो जे से आप याद रखो जापान। जे के बाद में अगर आपसे पूछ ले तो 2 आपको एस याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है साउथ साउथ कोरिया, एक एस से आपको याद रखना है सऊदी अरब, सऊदी अरब। एस के बाद क्या था? टी, टी से आपको याद रखना है टर्की, क्या याद रखना है? टर्की। तो ये कितने हो गए अपने? 7 कंट्रीज हो गई। अब आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का याद रखना है। अपन यूरोपियन कंट्रीज़ को पढ़ते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ईयू को आप अलग से पढ़ेंगे, देखो मैं बताऊंगा आपको। आप सिर्फ कंट्रीज़ का याद रखो, सबसे पहले यूके, उसके बाद में जर्मनी, उसके बाद में इटली, उसके बाद में फ्रांस, और उसके बाद में एक होगी अपनी रशिया। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अगर अपन बढ़े तो अपन याद करते हैं अमेरिकन कंट्रीज़ में। अमेरिकन कंट्रीज़ में एक यूएसए हो गया, यूएसए के अलावा कनाडा हो गया। अब इसमें आपको एबीसी याद रखना है। यूएसए पढ़ लिया आपने, यूएसए के बाद आप मेक्सिको को याद रखो, यूएसए के बाद आप मेक्सिको को याद रखो। उसके अलावा आपको एबीसी याद रखना है। क्या रखा था? एबीसी। ए बोले तो अर्जेंटीना, बी बोले तो ब्राज़ील, और सी बोले तो कनाडा। ओके, कितनी कंट्रीज़ हो गई अपनी? अच्छा, तीनों संग हो गए। अब अपन को एक्स्ट्रा जो थे वो सारे एक साथ पढ़ लेने हैं। एक्स्ट्रा कौन कौन से थे भाई अपने? एक तो था अपना साउथ अफ्रीका, ठीक है भाई। एक था अपना ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा एक था अफ्रीकन यूनियन, और एक कौन सा था? यूरोपियन यूनियन। अब आप इनको काउंट करो, 7 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 5 ये हो गए 17, और ये 4 हो गए 21। 17 और ये कितने हो गए? 4। तो अपने टोटल मिला के कितने हो गए? 21, और ये 21 की 21 हमको कंट्रीज याद होगी। तो फिर से आप देखो इनको याद करने का तरीका आपको अच्छे से, अगर 2 बार आप नज़र से निकालोगे सारे याद हो जाएंगे। अब उनको एशियन कंट्रीज याद रखनी है, आप सी से याद करिए चाइना, आई से 2 याद करिए इंडिया और इंडोनेशिया, जे, आई के बाद क्या आता है? जे, तो जे से आप याद करिए जापान। फिर उसके बाद आपको 2 एस याद करने हैं, 2 आई और 2 एस याद करने हैं, ठीक है? एस के बाद क्या आता है? टी, टी, एस के बाद क्या था? टी, टी बोले तो टर्की, और एस बोले तो साउथ कोरिया एंड सऊदी अरब, साउथ कोरिया और सऊदी अरब। तो आपको ये कंट्रीज याद हो गई। आपको सी से स्टार्ट करना, सी बोले तो चाइना, फिर 2 आई लगाने, आई से इंडोनेशिया, और एक कौन सा हो गया? इंडिया। आई के बाद जे आता है, जे से हो गया जापान। फिर आपको 2 एस याद रखने हैं, सऊदी अरब और साउथ कोरिया, और एस के बाद में आता है टी, टी से आपको याद रखना है टर्की। ओके,
फिर देखिए, अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ याद करनी है, तो यूरोपियन कंट्री तो बहुत ईज़ी है आपको याद करने के लिए। सबसे पहले आप यूके याद रखना है, जर्मनी, इटली और फ्रांस आपको वैसे भी याद होने चाहिए। आपको पता है ये चारों कंट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? यूके ने तो पूरे लगभग विश्व पे अपना राज करा हुआ है, तो यूके तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आएगा ही आएगा। जर्मनी का जो हिटलर है, हिटलर ने पूरे राजनीतिक व्यवस्थाओं को, ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रशिया। इनके 4 ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को पलट के रख दिया। जर्मनी जो है उसका तानाशाह होता है हिटलर, इटली का जो हुआ था मुसोलिनी आपको याद है, और फ्रांस का कौन हुआ था आपको पता है? फ्रांस का, रशिया का जो आपको अभी भी याद होगा रशिया का, रशिया रशिया में लेनिन वगैरह जो मार्क्सवादी हुए थे। फ्रांस का जो था वो कौन सा था? स्टालिन, स्टालिन। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। तो ये 5 कौन से हो गए? जैसे यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रशिया, इटली, फ्रांस और रशिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया जो है इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में काउंट किया गया है, यूरोपियन कंट्रीज़ में काउंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अपन को कौन से याद करने हैं? इसके बाद में अपन को याद करने हैं अमेरिकन महाद्वीप के। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। लेकिन आपको याद कैसे रखना है? यूएसए, मेक्सिको, यूएसए के अलावा मेक्सिको, और मेक्सिको के अलावा आपको एबीसी याद रखना है। एबीसी बोले तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कनाडा। ये 5 कंट्रीज़ आपको याद होगी। इसके अलावा जो अलग से बचे हैं वो एक ईयू है और एक एयू है, यानी अफ्रीकन यूनियन है और एक यूरोपियन यूनियन है। 2 तो आपको ये याद रखने हैं, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। ये अपना अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये यूरोपियन यूनियन हो गया। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया अलग से, ऑस्ट्रेलिया तो आपको याद रखना ही रखना है। और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को इसलिए याद रखना है कि अफ्रीकन जो महाद्वीप है उसमें से एकमात्र देश जो शामिल था वो साउथ अफ्रीका था। और अभी जो वर्तमान में भारत की अध्यक्षता में किसको शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को। तो अफ्रीका से आपको, अफ्रीकी महाद्वीप से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। साउथ अफ्रीका पहले से एड था, लेकिन इस बार 2023 में जो भारत ने अध्यक्षता की है, तो इसमें किसको सदस्यता मिली है? अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें लगभग 55 प्लस के हैं सदस्य हैं। तो आपको ये 22 के 22 सदस्य याद हो गए होंगे। आपको इंडिया से स्टार्ट करना है, इंडिया में आपको सी से सॉरी एशिया महाद्वीप से आपको स्टार्ट करना है जिसमें 7 कंट्रीज़ है। तो आपको सी से स्टार्ट करना है, चाइना, चाइना के बाद 2 आई, इंडिया, इंडोनेशिया। 2 आई के बाद में आपको जे याद करना, आई के बाद जे होता है, जे आता है, तो जे से आपको जापान याद करना है, फिर 2 एस याद करना है, सऊदी अरब और साउथ कोरिया, और एस के बाद में आता है अपना टी, टी, टी से आपको याद करना है टर्की, ठीक है। अगर आपसे यूरोपियन महाद्वीप से पूछ ले तो यूरोपियन महाद्वीप से 5 कंट्रीज है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और रशिया। अगर आपसे अमेरिकन महाद्वीप से पूछ ले तो यूएसए, मैक्सिको और एबीसी, अर्जेंटीना, ब्राजील और कनाडा, और फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एयू और ईयू, अफ्रीकन यूनियन और आपका यूरोपियन यूनियन। ओके, तो ये अपनी कौन सी होगी? पूरे की पूरी 19 कंट्रीज होगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब आगे अगर अपन बात करें तो इसका मूल उद्देश्य तो था कि आर्थिक जो मंदी होती है उससे निपटने के लिए आपको G20 एक जो है उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको पता है राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। पहले राजनीति कैसे होती थी? सत्ता प्राप्ति के लिए होती थी। राजनीति का मतलब होता था कि आपको संविधान पढ़ना है, आपको कानूनों का पता होना चाहिए, आपको मतलब राजनीति भी होती थी वो जाति, धर्म या फिर क्षेत्रवाद से प्रभावित होती थी। पता है आपको आजकल जो राजनीति है उसके अलग पहलू आ गए हैं, जैसे पर्यावरण के मुद्दे हो गए, पशुपालन के मुद्दे हो गए, पशु बलि वगैरह देते हैं, पशुओं के संरक्षण के मुद्दे हो गए, ठीक है, महिलाओं के मुद्दे हो गए, नारीवाद को बहुत ज़्यादा प्रभुत्व मिला आजकल, जैसे अपन पढ़ते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे, ठीक है। तो लेबर जो अपने श्रमिक भाई बहन हैं, उन श्रमिकों के जो जैसे अपने मार्क्स थे, तो मार्क्स के पता क्या विचार थे? वो मजदूर वर्ग को ऊपर लाना चाहते थे, वो मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग बनाना चाहते थे, मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता देना चाहते थे, आपको पता है। तो इसलिए अलग अलग राजनीति में वर्तमान जो आधुनिक राजनीति है उसमें अलग अलग मुद्दे आ गए। ये राजनीति जो है केवल जाति, धर्म और क्षेत्रवाद पर सीमित नहीं रही है। तो उसी तरीके से G20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मंच तक आर्थिक मंच तक स्टैब्लिश नहीं रहा, इसको आगे भी बढ़ाया गया। और इसमें अलग अलग, इसमें जो है G20 के बाद में अलग अलग इसके कुछ एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे बिजनेस 20, ये बिजनेस 20 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस को प्रावधान देने के अपने एजेंडा को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यूथ 20, इसके अलावा थिंक 20, इसके अलावा थिंक 20, इसके अलावा सिविल 20, इसके अलावा सिविल 20, इसके अलावा वुमन 20, ये सारे हैं, इनके कुछ SDG होते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। और उन गोल्स को निर्धारित किया जाता है किसमें? इन सब एंगेजमेंट ग्रुप्स में। इन सब एंगेजमेंट ग्रुप्स द्वारा कुछ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको निर्धारित किया जाता है, और एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि उस ईयर तक हमें क्या करना है, इन गोल्स को अचीव करना है। ओके, तो ये इनके क्या है अलग से एंगेजमेंट ग्रुप, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले बिजनेस 20, वुमन 20, यूथ 20, इन सबका संबंध किससे है? तो G20 से ही इनका संबंध है। ये G20 के क्या है? एंगेजमेंट ग्रुप है, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे। आगे आपको पता है, मैंने आपको ट्राइब का सिस्टम बता दिया मैंने आपको, जिसमें 3 जो देश हैं उनका पहले से नामांकन किया जाता है, जो आने वाले 3 वर्षों में क्या करेंगे, अध्यक्षता उस ट्राइब का सिस्टम से क्या होता है, इनकी अध्यक्षता प्रस्तुत की जाती है कि आने वाले 3 सालों में ये 3 देश अध्यक्षता करेंगे, है ना। तो आगे बात करते हैं। अगर अपन बात करें अब तक इनके बैठ के, तो भाई अब तक के जो शिखर सम्मेलन हुए उनकी अपन बात करते हैं। शिखर सम्मेलन, अब तक के जो शिखर सम्मेलन हुए अपन उनकी बात करते हैं। शिखर सम्मेलन, आपको पता है अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो गए हैं? अभी वर्तमान में जो भारत में शिखर सम्मेलन हुआ है वो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन सा हुआ है? 18वां। इससे पहले सबसे पहला शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन DC, जो कि कहाँ है? यूएसए में वॉशिंगटन DC। और ये कब हुआ था? 2008 में, ठीक है, 2008 में। फिर इसके बाद में 2009 में जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? पिट्सबर्ग सॉरी ब्रिटेन में हुआ था, लंदन में, ठीक है। तो दूसरा कहाँ हुआ था? लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन में। दूसरा कहाँ हुआ था? लंदन में। एक सेकेंड। दूसरा कहाँ हुआ था?
लंदन में हुआ था 2009 में। दूसरा कहाँ हुआ? लंदन। ये कहाँ है? यूके में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि पिछला जो था वो कौन सा था? 17वां। 17वां कौन सा था? 17वां। अब ये 17वां जो है ये कब हुआ और कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछे कि ये जो 17वां है ये कब हुआ, तो ये हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। बाली, इंडोनेशिया में। और बाली इंडोनेशिया में कब हुआ था ये? 2022 में हुआ था। 2022 में। अच्छा, आपसे पूछ ले इसकी थीम क्या थी? सो 2022 में बाली इंडोनेशिया में जो हुआ था, 2022 में 2022 में जो हुआ था 2022 में जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जब हुआ तो इसकी जो थीम क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वर्तमान में जो भारत में अध्यक्षता हुई है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। फिर भी अपने याद रखते हैं इसकी जो थीम थी वो थी रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रोंगर, रिकवर स्ट्रोंगर। तो रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रोंगर, ये इसकी क्या थी? थीम। लेकिन अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अध्यक्षता अभी जो वर्तमान में अध्यक्षता हुई है, भारत को जो अध्यक्षता मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए वो शिखर सम्मेलन। वर्तमान में जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो जो भारत में हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्वेश्चन आने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यहीं से है। मैं आपको बता दूं, भारत में G20 की अध्यक्षता हुई है 2023 में। 2023 में। ओके। ये जो है इसका जो पहली बात तो इसका आयोजन कब से कब किया गया है? तो इसका 1 दिसंबर 2022 से अभी वर्तमान में भी ये चल रही है और ये कब तक चलेगी? 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगी। ओके। 30 नवंबर 2023 तक ये कंटिन्यू चलेगी। इतना लंबा पीरियड पे। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है आपको बताओ? बैठक तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हुई है। तो बैठक तो 2 या 3 दिन होती है, एक दिन होती है और वो उस 2-3 दिन के दरमियान ये G20 की बैठक हो जाती है जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। किसी देशों में राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, किसी में राष्ट्रपति होता है, किसी में गवर्नर होता है। तो उन सभी की एक बैठक होती है G20 सम्मेलन में। लेकिन इस 1 साल के पीरियड में ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो इनके एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं उनकी बैठकें होती है। अलग अलग इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जैसे जैसे इनके कल्चरल मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स को डिफाइन करते हैं, उस कंट्री के जो कल्चर उससे वाकिफ़ होते हैं। जैसे अभी आपको बताओ, अपने राजस्थान में भी G20 की जो सदस्य थे वो यहाँ राजस्थान में भी उनका एक आयोजन किया गया था, जहाँ उन्हें उदयपुर में पगड़ियाँ वगैरह दिखाई गई थी, उदयपुर के फोर्ट्स वगैरह दिखाए गए थे। अपने कल्चर से उनको इन्वॉल्व किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ द्वारा उनको उस कल्चर में इन्वॉल्व किया जाता है। तो G20 की जो लगभग जो अध्यक्षता जिस कंट्री को मिलती है उस कंट्री में उसका लगभग 1 साल तक उसके क्या होता है, एंगेजमेंट होता है। 1 साल तक वो पूरे उस कंट्री का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है ना, उन सब पे एक एक तरीके से एक तरीके से उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। उसमें उस संस्कृति में सबको ये दर्शाया जाता है कि इस कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंट्री की जो कल्चर है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा डिफरेंट है पूरे विश्व में। तो इसलिए लगभग G20 की जो सदस्यता जिस देश को मिलती है उनका कार्यकाल लगभग 1 साल तक ये कार्य करती है। G20 की जो मीटिंग्स है वो 1 साल तक चलती रहती है लगातार। उसमें अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि कल्चरल डाइवर्सिटीज़ पे होती रहती है बातें। उसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, उसके अलावा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह पे होती है, वित्त मंत्री मिलते हैं, अलग अलग उसको फाइनेंशियल बातें होती है ना। तो ये होता है। तो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इसकी भारत को अध्यक्षता मिली है। ओके। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ अतिथि देश कौन-कौन से थे। अतिथि देश कौन-कौन से थे? उससे पहले अपन बात करते हैं इसकी थीम क्या थी? भारत में जो ये अध्यक्षता मिली है G20 की, उसकी थीम क्या थी? आपको मैं बताऊँ, भारत में जो G20 की जो थीम मिली है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया था। ठीक है? ये कुछ इस तरीके से बनाया गया था, मैं आपको बना के बता देता हूँ, मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके से है वो। ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वसुधैव कुटुंब यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंब। वसुधैव कुटुंब लिखा हुआ है। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उम, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है भारत 2023 और इंडिया। तो ये पूरा जो है एक परफॉर्मा बनाया गया है किसके लिए? भारत के लिए। भारत की जो थीम थी उसका ये परफॉर्मा है पूरा। भारत की जो G20 की जो थीम थी उसका ये पूरा परफॉर्मा है। भारत की G20 की जो थीम है उसका ये क्या है? पूरा परफॉर्मा है। ठीक है? भारत की जो G20 की जो थीम है उसका पूरा ये क्या है? परफॉर्मा है। भारत की G20 की पूरी थीम का ये परफॉर्मा है। इसके आप देखिए, इसमें जो ऊपर टैगलाइन दी गई है वो वसुधैव कुटुंब। वसुधैव कुटुंब पता है आपको क्या है? इसका इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लिश में इस टैगलाइन का मतलब क्या था? तो वसुधैव कुटुंब को इस तरीके से दिखाया गया कि वन अर्थ, वन वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन वन अर्थ। ये कलर दिख नहीं रहा है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। अगले पेज में कर लेते हैं अपन इसको। चलिए, तो इसका मतलब आपको पता है वसुधैव कुटुंब, वसुधैव कुटुंब का क्या मतलब निकाला गया? वसुधैव कुटुंब का इंग्लिश में मतलब है वन अर्थ, वन वन अर्थ, वन फैमिली
एंड वन फ्यूचर। ये इसका लोगो लोगो जो तो है वसुदेव कुटुंब, उसका उसका जो है ये टैगलाइन है। उसकी क्या है ये टैगलाइन, जैसे अपने पढ़ी थी पिछली जो बाली इंडियन शो में हुई थी, उसका जो थीम थी वो क्या थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। वैसे ही वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका क्या है थीम है, ये इसकी क्या है थीम है। अच्छा, अगली अपन बात करें इसमें कौन से कलर्स का प्रयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बार बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो अपनी जो इन्होंने जो लोगो बनाए हैं, इस लोगो में 4 कलर यूज़ किए गए। एक तो केसरिया, एक तो कौन सा यूज़ किया गया केसरिया, एक कौन सा किया गया हरा, एक कौन सा किया गया नीला, और एक कौन सा गया सफ़ेद। और इन चारों का जो संबंध है वो हमारी राष्ट्रध्वज तिरंगे से है। ठीक है, तो केसरिया, हरा, नीला और सफ़ेद, आपको याद रखने के 4 कलर थे। ठीक है, अब अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शायद बैटरी लो हो रही है मेरे फ़ोन की, अपन फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है शेरपा। शेरपा, तो भारत की तरफ से शेरपा कौन थे, ठीक है, भारत की तरफ से शेरपा एक मेंबर होते हैं इसके, जो फाइनेंशियल जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा करते हैं। और भारत के वर्तमान में शेरपा कौन है, भारत की तरफ से इस G20 की शेरपा कौन है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमिताभ कांत वाला। ये भारत के शेरपा कौन है वर्तमान में, भारत के इस G20 सम्मेलन में शेरपा कौन थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसको। ये शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, आपको याद रखना है अमिताभ कांत क्या है इसके शेरपा है भारत के। ओके, भारत की तरफ से शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत। अब आपको मैं 2 एक फैक्ट और बता देता हूँ अच्छे से। अच्छा, एक तो आपसे पूछ ले कि भारत का जो है सचिवालय, G20 का सचिवालय कहाँ है, भारत का G20 सचिवालय, तो G20 का जो सचिवालय है वो सचिवालय कहाँ है, भारत की G20 का सचिवालय है नई दिल्ली में, तो कहाँ है, दिल्ली में। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जो विदेश मंत्रालय है वो विदेश मंत्रालय कहाँ है, तो विदेश मंत्रालय कहाँ है, विदेश मंत्रालय, तो ये है सुषमा स्वराज भवन, सुषमा सुषमा स्वराज भवन। और ये भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ये भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये 2 फैक्ट आपको और याद रखने हैं कि G20 का सचिवालय कहाँ है, दिल्ली में है, और इसके जो विदेश मंत्रालय है वो कहाँ है, विदेश मंत्रालय कहाँ है, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। ओके, अच्छा एक और बता देता हूँ मैं इसके अतिथि सदस्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अतिथि सदस्य। इसके तो टोटल अतिथि सदस्य हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो स्पेन। आपको पता है स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसको स्थायी सदस्य बनाया गया है, सॉरी स्थायी अतिथि बनाया गया है, यानी कि इसके कुछ अतिथि होते हैं वो डिपेंड करते हैं कौन से कंट्री में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जैसे भारत में आयोजन किया जा रहा है तो भारत अपनी लिस्ट देगा कि इन देशों को हम एज ए अतिथि, एज ए मेंबर, एज ए गेस्ट मेंबर हम इनको इंक्लूड करना चाहते हैं अपने जो शिखर सम्मेलन है उसमें। तो भारत ने जो है, भारत ने कुल मिला के 9 देशों को जो है वो अतिथि गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में शामिल किया। और उसके अलावा एक 9वीं 10वीं जो है वो है स्पेन। 9 प्लस 1 टोटल तो 10 हुए, उसमें एक कौन है, स्पेन। अब आपको पता है स्पेन क्यों है, स्पेन जो है वो परमानेंट गेस्ट है, यानी कि जो भी G20 की जहाँ भी अध्यक्षता होंगी, जब भी होंगी, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये परमानेंट इनके गेस्ट है, यानी कि स्थायी अतिथि के रूप में ये हमेशा शामिल होते हैं, स्थायी अतिथि के रूप में ये स्पेन शामिल होता है। तो स्पेन एकमात्र कंट्री, आपको याद रखना है, स्पेन एकमात्र कंट्री है जो स्थायी अतिथि है, स्थायी अतिथि के रूप में शामिल होता है, स्थायी अतिथि के रूप में अगर G20 में कोई शामिल होता है, G20 में, तो वो कौन है, स्पेन। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, मैं आपको स्टार कर देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैंने आपको शेरपा बताया अमिताभ कांत, और ये एक है स्थायी अतिथि कौन है, स्पेन है। इसके अलावा भारत ने 9 सदस्यों को 9 कंट्रीज़ को एज ए गेस्ट इन्वाइट किया था। सबसे पहले बांग्लादेश है जो भारत का पड़ोसी है, तो बांग्लादेश को, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से एकमात्र बांग्लादेश को इन्वाइट किया गया था। पाकिस्तान है, बॉर्डर पे लगते हैं ना अपने, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इसके अलावा अफगानिस्तान, किसी को भी नहीं बुलाया गया। किसको बुलाया गया, एक बांग्लादेश को इन्वाइट किया गया, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के अलावा इजिप्ट को बुलाया गया, इजिप्ट, तो बी के बाद में ई आता है, इजिप्ट के बाद मैंने आपको बता दिया 2, एक आपको एम से याद रखना है, मॉरिशस, कौन सा, मॉरिशस। और मॉरिशस के बाद 2 एन से याद रखना है, नाइजीरिया, और एक आपको याद रखना है नेदरलैंड, एक आपको याद रखना है नेदरलैंड। एक हो गया अपना ओमान, एक कौन सा हो गया अपना ओमान के अलावा 2 एस से याद रखना है, सिंगापुर के अलावा स्पेन, और स्पेन के बाद में यूएई। अब मैं आपको फिर से देखिए शॉर्ट में याद करते हैं इस चीज़ को, कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आता है बी से बांग्लादेश को इन्वाइट किया गया। उसके बाद में ई से इजिप्ट को बुलाया गया, ई से आप यूएई को भी याद रख सकते हैं, ई और ई इनका प्रोनाउंसिएशन एक सारे ई, ठीक है, तो यूएई को भी इन्वाइट किया गया। उसके अलावा आप सीधा एम पे जाइए, एम पे मिलता है मॉरिशस, और मॉरिशस एम के बाद में अपना आता है एन से एक नीदरलैंड को और एक नाइजीरिया को बुलाया गया, नीदरलैंड और एक नाइजीरिया को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। इसके बाद में आप चाहिए सीधे एस पे सिंगापुर, और एक हो गया स्पेन, उसके अलावा एक ओमान हो गया, उसके अलावा एक क्या हो गया, ओमान हो गया। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप, कौन सा हो गया, सबसे पहले तो अपन बांग्लादेश को याद करेंगे, सबसे पहले किसको बुलाया गया, बांग्लादेश को, सबसे पहले किसको बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया। बांग्लादेश के बाद में ई बोले तो इजिप्ट के बाद में ई से प्रोनाउंसिएशन होता है यूएई का, तो यूएई याद रखेंगे आप, 3 कंट्री हो गई। फिर आप एक एम से याद रखें, मॉरिशस, कौन से याद रखें, मॉरिशस। एम के बाद आता है, एम के बाद एन से आप एक नाइजीरिया याद रखें, एक आप याद रखें नाइजीरिया, और एक आप याद रखें नेदरलैंड, एक याद रखें नेदरलैंड। ये 2 ही कंट्रीज होगी, नेदरलैंड। एन के बाद आता है ओ से आप याद रखें ओमान ओमान के बाद आप 2 एस से याद रखें, सिंगापुर, और एक हो गया और एक हो गया अपना स्पेन जो स्थायी सदस्य है, स्पेन के अपना स्थायी सदस्य। तो बस ये सारी अपनी कंट्रीज याद हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल अपने 9 कंट्रीज़ हैं जिनको एज ए चीफ गेस्ट
एज ए चीफ गेस्ट अतिथि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था G20 अध्यक्षता में। तो आपको याद रखना है, पड़ोसी आपसे पूछ ले तो एकमात्र बांग्लादेश है जिसको शामिल किया गया। बांग्लादेश के बाद बी के बाद में ई से इजिप्ट, ई से आप यूएई भी याद रखें और इजिप्ट भी याद रखें। एम से मॉरिशस, एम के बाद एम एन 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 से आप 2 याद रखें नाइजीरिया, और नाइजीरिया के अलावा नेदरलैंड, और फिर आप एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ से आप ओमान याद रखें, फिर आप 2 एस याद रखें स्पेन और सिंगापुर। आपको आराम से याद हो जाएंगे। वैसे ही मैंने आपको 19 कंट्रीज याद कराई थी, एक बार वो फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए। 19 जो कंट्रीज थी उसमें आप सबसे पहले एशिया की याद करें, मैंने आपको बताया। सी से चाइना याद करें, फिर आई से इंडिया याद करें, आई से इंडोनेशिया याद करें, जे से जापान, आई के बाद जे आता है, जे से फिर जापान याद करें, फिर आप इसको याद करेंगे, फिर 2 आप एस याद करेंगे, एक तो साउथ कोरिया हो गया और एक सऊदी अरब हो गया, और एस के बाद में आता है टी, तो टी से आप टर्की याद करेंगे। ये आपकी 7 कंट्रीज आपको एशिया की याद होगी। यूरोप में अगर आप बात करेंगे तो यूके आ गया, यूके के अलावा आप याद करेंगे तो सॉरी मैं इसको अलग अलग से करता हूँ, यूके आ गया, ठीक है, याद हो जाएगा ना आपको अच्छे से। एक आ गया आपका यूके, यूके के बाद आ गया आपका फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद इटली, और इटली के बाद आ गया आपका इटली के बाद आ गया आपका रशिया, इटली के बाद आपका क्या आ गया, रशिया आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे पहले आ गया अपना यूएसए, यूएसए के बाद में अपना कौन सा आ गया, मेक्सिको। आपको ये 2 तो याद रखने हैं। फिर आपको ABC याद रखना है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कनाडा। इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी आप उनको याद कर लीजिए। डिफरेंट जैसे एक तो AU था, अफ्रीकन यूनियन, जिसको अभी शामिल किया गया 2023 में, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। इसके अलावा AU के अलावा यूरोपियन यूनियन है, EU। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को अलग से शामिल किया गया एज ए ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप है, उसको शामिल किया गया, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीकन महाद्वीप से सबसे पहले किसी एक कंट्री को शामिल किया था, वो थे साउथ अफ्रीका। तो आप ये काउंट कीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ज़्यादा हो गए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, हाँ सॉरी ये 2 गिन लिया अपन ने, साउथ अफ्रीका ये एक ही है, 21 हो गए। तो आपको 21 कंट्रीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 21 ये याद रखनी है, इसको आप 19 + 2 में याद रखें, 2 EU और AU, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इन 2 को आपको अलग से याद रखना है। इसके अलावा 19 कंट्रीज आपको याद रखनी है। फिर आपको मैंने गेस्ट याद कराए थे, एक बार आप गेस्ट फिर से देख लीजिए। आपको पता है पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश को शामिल किया गया, बांग्लादेश को शामिल किया गया, फिर इजिप्ट को शामिल किया गया, ई से इजिप्ट और ई से UAE को आप याद रख सकते हैं। फिर आप सीधे के सीधे एम पर आइए, जिसको अपन मॉरिशस, एम से किसको याद करेंगे, मॉरिशस। फिर एन से आप नेदरलैंड को याद करीजिए और नाइजीरिया को याद करीजिए, ठीक है। MNO के बाद में फिर आप ओमान को याद करीजिए ओ पे, और फिर आप 2 एस याद करीजिए, जिसमें कि स्पेन हो गया और एक कौन सा हो गया अपना सिंगापुर हो गया। तो आपको ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे। ट्रिक वगैरह से कुछ भी याद नहीं होगा, ट्रिक वगैरह सारे भूल जाएंगे आप एक क्रम बनाइए, एक पैटर्न बनाइए, मैंने आपको बार बार बताया, उस पैटर्न से आपको जल्दी याद होंगे, ठीक है। तो ये अपना आज का वीडियो कंप्लीट, और आई होप मैंने सारे फैक्ट G20 के आपके क्लियर किए होंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने सारे इसमें क्लियर होते हैं, और आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको शॉर्ट में याद करवाने की कोशिश की है। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और अच्छे से पढ़िए, और ये सारे फैक्ट आपको याद करने ही करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में। करंट की दृष्टि से देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको G20 की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।